हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड, और पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि रेवेन्यू का कलेक्शन किस तरीके से हुआ। तीन सिस्टम हम लोगों ने देखे थे रेवेन्यू कलेक्शन के, उनके जो है प्रॉस एंड कॉन्स देखे थे, यानी एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स देखे थे। कैसे वहाँ पे उन लोग जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे तो उनके भी कभी कभी जो इरादे सही भी होते थे, लेकिन चूँकि जो फार्मर्स हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे इस तरीके से कि वो फ़ायदे उठा सके। जैसे कि जो लास्ट वाला जो रेत वाली सिस्टम था, उसमें ये था कि मुनरो ने यही सोचा था कि इससे जो है जो किसान होंगे वो ज़्यादा इंटरप्राइजिंग होंगे, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे हो नहीं पाया, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। खैर, इस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था चलती रही। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो है जो क्रॉप है यानी लैंड है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी की यानी जो हमारी हेडिंग है वो है क्रॉप्स फॉर यूरोप। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरोप में क्या चल रहा था, क्योंकि यूरोप वाले ही तो आकर के हमको कॉलोनाइज किए हुए थे। क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो यूरोप में ये जो समय चल रहा था वहाँ पे ये था कि पहले जो वहाँ पे सिल्क कॉटन, ठीक है, इस सब की जो डिमांड थी, जैसे कि जो यहाँ बंगाल से भी फाइन सिल्क और कॉटन ये सब जाता था यहाँ से, ठीक। तो इसके लिए उनको और भी कॉलोनीज मिल गई थी और इसकी सप्लाई वहाँ पर उनको लगभग पूरी हो चुकी थी। अब उनको जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी जो वहाँ जो कलर की ज़रूरत थी, ठीक, यानी उन क्लॉथ्स को डाई करने के लिए यानी कलर करने के लिए। तो वहाँ पे जो चीज़ यूज होता था वो था वुड, ठीक है, ये एक प्लांट था और इससे कलर प्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन लोगों ने वहाँ पर पाया कि जो इंडिगो है, इंडिगो जिसको कि अपने यहाँ नील बोलते हैं, ये इससे फार बेटर है कलर करने के लिए। तो इंडिगो का भी जो है, अब इंडिगो वहाँ पे सही से होती नहीं थी, वहाँ के जो वहाँ का क्लाइमेट टेम्परेट है, और इंडिगो जो है ये ट्रॉपिकल रीजन की क्लाइमेट जो है क्रॉप है, जैसे कि अपने यहाँ ट्रॉपिकल रीजन है। तो ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है। तो और भी जो ट्रॉपिकल रीजन और भी थे, जैसे जो पावर्स थी, जैसे फ्रांस थी, वो भी उसकी भी कॉलोनीज थी उस टाइम पे। पोर्टुगीज थे, उनके भी आपने पढ़ा ही है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स की फाइट फ्रांसीसियों से हुई, स्पेनिश लोगों से हुई, डच लोगों से हुई। तो ये लोग भी तो थे, तो खाली इंडिया में तो थे नहीं, बाहर भी तो लोग फैले थे, कॉलोनीज बनाए थे। तो फ्रांस इसने जो सेंट डोमिंगो थे, कैरिबियन आइलैंड थे, इस जगह पे इंडिगो प्रोड्यूस करना शुरू किया और उसको मंगाना शुरू किया। ऐसे ही जो स्पेनिश लोग थे उन्होंने वेनेजुएला से ये चीज़ मंगानी शुरू की, ठीक है। ऐसे ही जो पोर्टुगीज़ थे उनकी कॉलोनीज ब्राज़ील में थी, तो उन्होंने वहाँ से इंडिगो प्रोड्यूस करवाया और उसको मंगाना शुरू किया। तो अब ये चीज़ ब्रिटेन में यहाँ पे जो कंपटीशन इनका चूँकि टफ हो रहा था, क्योंकि अब इनका वुड का कलर इतना अच्छा है नहीं, ठीक। तो अब चूँकि वो भी यूरोपियन पावर्स हैं, तो अब उनसे कंपटीशन कैसे कर पाएंगे, तो अब इनको भी इंडिगो की ज़रूरत थी। तो इन्होंने इंडिगो थोड़ी बहुत अपने आप प्रोड्यूस करनी शुरू की। लेकिन फिर वही बात की जो है टेम्परेट रीजन की तो क्रॉप है नहीं, तो अमेरिका वगैरह में भी इन्होंने प्रोड्यूस कराना शुरू कराया। लेकिन हुआ क्या कि बाद में इसकी प्रोडक्शन सही से हो नहीं पाई, प्रोडक्शन सही से हो नहीं पाई, और जो है जो प्रोडक्शन है वो फेल होना शुरू हो गया, प्रोडक्शन गिरने लगा, ठीक। वहाँ पर क्या था कि जो वुड का प्रोडक्शन करने वाले प्लांटर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव बनाया कि जो है इंडिगो बाहर से वहाँ पे इंपोर्ट ना की जाए, क्योंकि हम लोगों का जो है ये मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होता है, हमारी इनकम प्रभावित होती है। लेकिन जो मतलब कंपनी रूलर्स थे, कंपनी वाले थे, इन्होंने फिर से गवर्नमेंट पे एक प्रेशराइज किया उसको कि नहीं, ऐसा है कि इंडिगो का इंपोर्ट जो है वो आप फ्री करिए, इंपोर्ट इसको करने दीजिए। तो गवर्नमेंट मान गई, इंडिगो का इंपोर्ट शुरू हुआ। तो बाद में इन लोगों ने जो है यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अच्छा मार्केट देखा इंडिगो का, कि यहाँ पे मतलब ट्राई किया कि लाओ देखते हैं यहाँ पे कि इसकी प्रोड्यूसिंग अच्छी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इंडिया में आए, वही वेस्ट बंगाल वाला रीजन था ज़्यादातर जहाँ पे अभी इनका ज़्यादा फैले हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आए, देखा कि भाई यहाँ पे तो इंडिगो बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। हालांकि इंडिगो के पहले भी उन्होंने जो है यहाँ पे एक क्रॉप सिस्टम शुरू कर दिया था, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से कर रहे थे कि यूरोप में क्या हो करके और कैसे इंडिया में इंडिगो आया है, ठीक। तो ये हम लोग यूरोप की हिस्ट्री के थ्रू देख रहे थे, राइट। ये यहाँ पे अभी लेफ्ट करो, अब यहाँ पे इंडिया में आ जाओ। तो इंडिया में जो लैंड का जो ऑर्गेनाइज सिस्टम शुरू होता है वहाँ पे ये है कि जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे, हाउ व्हेन एंड व्हाई करके जो चैप्टर था, वहाँ पे आपने देखा था कि ब्रिटिशर्स की खास बात ये थी कि पहले जाके चीज़ों को सर्वे करते थे। उन्होंने जब सर्वे किया तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि अगर हम जो मुंबई है यानी तब का जो बॉम्बे है, ठीक, वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बढ़िया है। जो मद्रास है जिसका आजकल नाम क्या है, चेन्नई है, वहाँ पे राइस का अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। जो पंजाब है
वहाँ पे वीट का अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। जो आपका बंगाल है वो जूट का अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है। जो आपका असम है वहाँ पे टी की अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है। ये सब क्लाइमेट के हिसाब से ये सब ब्रिटिशर्स ने जाना समझा, तो इन्होंने फार्मर्स को कहा कि तुम यही प्रोड्यूस करो और कमर्शियल रीजन पे। लेकिन जैसे इंडिया के पास क्या था कि यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो सबसिस्टेंट टाइप के थे, यानी उनको उसी चीज वो सारी क्रॉप ग्रो करते थे जिसकी उनको ज़रूरत होती थी। ठीक है, वो एक तरीके कमर्शियल क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते थे, ना वो करते थे। ठीक है, बस उनको यही है कि सब तरीके का क्रॉप ग्रो किए, खाए पिए, और क्या, ये वाला सिस्टम था। तो अब इन्होंने जो प्रॉब्लम यही पहले क्रिएट कर रही थी कि हर जगह कमर्शियल क्रॉप उगवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स। ठीक, फिर लेकिन आ गया क्या, इंडिगो सिस्टम बंगाल में, कि अब आपको क्या करना है, इंडिगो प्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ पर जब इंडिगो प्रोड्यूस होना शुरू हुई तो ब्रिटिशर्स ने पाया कि इंडिगो तो यहाँ पे बहुत प्रॉफिट का सौदा है, बहुत बेहतरीन इंडिगो, सबसे बढ़िया इंडिगो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। हुआ ये कि इंडिगो जैसे ही यहाँ पे आना प्रोड्यूस शुरू हुई, प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू हुआ, तो सबसे पहले ही ईयर में जो टोटल इम्पोर्ट ब्रिटेन में हुआ था उसका 30% तो इंडिया में गया था। ठीक है, इंडिया से ही गया था। और इसके बाद में जो है 1810 तक पहुँचते 1810 का जो टाइम था वो 90% इंडिगो जो थी वो इंडिया से ही जाती थी वहाँ पर। तो जो वहाँ के ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने देखा कि ये तो प्रॉफिट का सौदा है, वहाँ से लोग यहाँ आने लगे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने इंडिगो के एज अ प्लांटर बन के। ठीक है, क्या बन करके, प्लांटर, यहाँ पे आने लगे। तो इन लोगों ने दो तरीके से यहाँ पर प्लांटर्स ने अपने वर्क को करना शुरू किया। पहला जो था वो निज सिस्टम था, और दूसरा जो आपका सिस्टम था वो था रॉयल्टी सिस्टम, जिसको हिंदी बोलेंगे रैयती सिस्टम। ठीक, तो अब निज सिस्टम देखो क्या है। निज सिस्टम में ये है कि प्लांटर्स आते थे, कंपनी से लैंड लीज पर लेते थे, या लीज पे ना कहो, रेंट पे कहो, लीज दूसरी चीज़ हो जाएगी, रेंट पर लेते थे, उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, वर्कर्स लेकर के, यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेबर लेकर के आएंगे, और फिर इंडिगो की खेती करेंगे। जो प्लांटर थे ये यहाँ पे करना था। तो यहाँ पे इनको नुकसान ये था कि जो इनको रेंट पे लैंड मिलता था वो फर्टाइल लैंड इसलिए नहीं मिलता था कि जो फर्टाइल लैंड थे वो पॉपुलेटेड एरिया थे, वहाँ पे जो है फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते थे। तो इनको लैंड मिलते थे जो ज़्यादातर फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज हो रहे थे, वो मिलते थे जो कि दूर दूर पे थे। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अगर इन्वेस्टमेंट में, अगर यहाँ पे बात करो कि इन्वेस्टमेंट में इनका क्या कैसा सिस्टम चल रहा था, तो जिस टाइम पे इंडिगो शो होना था यानी इंडिगो बोया जाना था उसी टाइम पे राइस की कल्टीवेशन होती थी। तो अगर राइस की कल्टीवेशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इनको इस टाइम पे लेबर भी नहीं मिल पाएंगे, पहली चीज़। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करो तो उस टाइम पे जैसे मशीनरी इतनी ज़्यादा तो थी नहीं, हल बैल यही सब की ज़रूरत थी, तो वो सब यहाँ पे इन्वॉल्व होते थे, तो उस सब की भी यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ती थी, उसकी कमी पड़ती थी। राइट, तो ये चीज़ निज सिस्टम में था, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती थी। निज सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा रैयती सिस्टम क्या है, तो रैयती सिस्टम जो है इसमें ये था कि अब ये जो प्लांटर्स थे ये डायरेक्ट आए विलेजर्स के कॉन्टैक्ट में। जैसे रैयत अभी साउथ इंडिया में जो है मुनरो सिस्टम में आपने देखा था ना, तो प्लांटर्स कहाँ पे आए, डायरेक्ट गांव वालों के कॉन्ट्रैक्ट में आए और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना शुरू किया। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट वैसे डायरेक्ट इन्होंने गाँव वालों से नहीं कराया, जो गाँव वालों के हेड हैं, ठीक है, उनसे कराया, यानी इनके बिहाफ पे, विलेजर्स के बिहाफ पे साइन करेंगे ये उसके हेड। बिल्कुल ठीक मूवी जैसा, जैसे मूवी में होता नहीं है, अमरीश पुरी के आदमी जाते हैं और कहते हैं कि गांव का जो हेड होता है उससे कहते हैं कि यहाँ पे कल तक सारे दस्तखत चाहिए हमको, उनके मुनीम पहुँचते हैं और यहाँ पे मालिक फैक्ट्री बनवाएंगे, आप लोग जाओ, गाँव छोड़ के जाओ, जहाँ मरना हो मरो, ऐसे करते हैं ना, मूवीज़ में आपने खूब देखा होगा। ठीक वही सिस्टम। और मूवीज़ भी जो बनती हैं वो कैसे, इसी जो हो रहा होता है वही सब बनती हैं, कुछ चीज़ें हाइपोथेटिकल होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें समाज में हो रही होती हैं उसी सब पर तो बनती हैं, तो वही चीज़। तो यहाँ पर अब जैसे जो अभी मैंने लीज लिख दिया था फिर काट के रेंट किया था ना, तो लीज सिस्टम यहाँ पर है, यानी लीज पर एक कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोग इनसे लेते थे। ठीक, तो किससे लिए इन्होंने, हेडमैन से इनका डायरेक्ट समझौता है, वहाँ से लीज पर लिया, यानी
लीज पर लेने के बाद में यानी उनको पैसा दे दिया, एक हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको सट्टा भी बोलते थे। फिर यहाँ पे इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद क्या है कि अब ये लोग जो है ये इस पर प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद में जो प्रोडक्ट मटेरियल होगा वो इनको वापस देंगे, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट है यानी जो पैसा ये लोग लगा रहे हैं वो पैसा इनको ये लोग लोन पर दे रहे हैं, यानी ये लोन पर पैसा लेकर के इसमें एग्रीकल्चर करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, फिर प्रोडक्ट मटेरियल इनको देंगे। इनको जो प्रॉफिट होना होगा, लेकिन इतना प्रॉफिट भी नहीं होगा कि अगली बार ये खुद की पूंजी बना सके, तो अगली बार फिर इनको लोन पर मिल जाएगा, फिर से पैसा मिल जाएगा। यानी इनके लिए ये चीज़ें सर्कुलर हो गई कि इनको लोन पर पैसा मिलता जाना है। और यहाँ पे बाकायदा विलेजर्स भी फोर्स किए जाते थे कि वो इंडिगो का प्रोडक्शन करते रहे। तो ये सिस्टम यहाँ पे चल पड़ा। अब इसमें क्या है भाई, जो ये हेडमैन है या हेडमैन की जगह आपके लोकल जमींदार भी कह सकते हो, ये भी हो सकते थे। तो इन लोगों को कंटिन्यू नुकसान हो रहा था, इसमें इनका कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इनको बेवजह जो है वो जो एक मतलब फार्मर से उन पे दबाव बनाना पड़ रहा था। अच्छा, यहाँ पे और प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई कि अब इनको लॉन्ग लीज पर ज़मीन चाहिए थी प्लांटर्स को। भाई जैसे जैसे फ़ायदा होता जा रहा है वैसे वैसे ये मुँह भी तो फैलाते जा रहे हैं। अब इनको कॉन्ट्रैक्ट लंबा चाहिए था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया रियाट में। तो आपकी हेडिंग है द ब्लू रेबिलियन आफ्टर, द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर। तो ये चीज़ें कन्वर्ट हुई किसमें, रेबेल में, यानी रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गई, ठीक। गांव वालों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और जो भी हुआ स्वार्ड, स्पीयर, एरो, बो यानी सब धनुष, बाण, चाकू, तलवार, भाला जो थे वो सब ले करके और इन लोगों पे कर दिया अटैक। कि ये क्या व्यवस्था बना करके रखे हो, बेवकूफ़ समझ रखे हो। साथ में यहाँ पे जो वुमेन थी, क्योंकि यहाँ भाई औरतों को भी खेतों में काम करना पड़ता था, तो इनके हथियार क्या होंगे, किचन वाले, बेलना, कलछुल, ये सब लेकर के इन्होंने भी अटैक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे आपने देखा जमींदार जो है वो भी लूटर्स थे एक हिसाब से। यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये जो लोकल जमींदार या हेडमैन थे ये लोग इनके साथ में ही थे, क्योंकि वो भी सेम उन्हीं लोगों के सताए हुए हैं, ठीक। जब वो भी सताए हुए हैं तो वो भी इनके साथ में थे, ये इनको अवेयर करते थे, कंटिन्यू इनके साथ में थे। तो यहाँ पे रेबेल हो गया, विद्रोह हो गया। अब जो विद्रोह हुआ ये टाइम आपका जानते हो क्या चल रहा था, ये डेट आपको याद है, ये 1857 की रिवोल्ट, ये जो है फर्स्ट फ्रीडम रिवोल्ट मानी जाती है, ये फर्स्ट फ्रीडम रिवॉल्यूशन मानी जाती है ये। तो अब यहाँ पे जान लो, ये आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में आगे इसको पढ़ोगे तो बंगाल साइड में रिवॉल्यूशन का क्या रीजन था वो आप यहाँ से खूब डिटेल में जान लीजिए। इतनी देर से पढ़ चुके हो कि आखिर यहाँ पे इधर क्या रीजन था, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद में 1857 में यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया आती हैं। क्वीन विक्टोरिया जब आती है तो वहाँ पे जो उनकी अनाउंसमेंट होती है, उस अनाउंसमेंट में ये चीज़ कहा जाता है कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिगो के फार्मिंग के लिए। लेकिन मैसेज जो फार्मर्स में जाता है वो ये जाता है कि उन्होंने ये कहा है कि किसी को इंडिगो फार्मिंग के लिए नहीं कहा जाएगा। यानी उनको लगा कि हमारे प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया गया है, ठीक। सेम टाइम पे जो पढ़े लिखे लोग थे बंगाल में, वो लोग भी उन्होंने रेबेलियन के फेवर में लिखना शुरू किया, लोगों को दिखाया, कंपनी को और लोगों को भी, जो पढ़े लिखे लोग थे उनका सपोर्ट इकट्ठा किया, दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे हालात ख़राब हैं, जो रैयत्स हैं यानी जो फार्मर्स हैं उनकी हालत किस तरीके ख़राब है, उनका किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, ये चीज़ दिखाया। जो रेबल्स थे वो कंटिन्यू रहे, प्लांटर्स पे अटैक वगैरह कंटिन्यू रहे। तो फिर अब क्या हुआ, वहाँ पे मिलिट्री डिवाइस कर दी गई, सेना लगा दी गई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अच्छी भी, एक कमीशन बनाया गया वहाँ पे प्रॉब्लम को देखने के लिए कि इंडिगो फार्मर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ पे जो इस पे यहाँ पे एक मूवी बनी है नील दर्पण करके, दीनबंधु मित्रा की, जी के पूछा भी जाता है वो किसकी है। तो मूवी नहीं, आई थिंक प्ले है, नाटक है, बताइएगा सर कमेंट बॉक्स में क्या है। तो कमीशन सेटअप हुआ कि आखिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है। तो कमीशन ने देखा और पाया कि वास्तव में जो है यहाँ पे उनके साथ में, फार्मर्स के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक। तो फिर यहाँ से क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पे जो इंडिगो की प्लांटिंग है वो वीक होने लगती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती है, वो बस शिफ्ट हो जाती है। और शिफ्ट होकर के पहुँचती है वो बिहार में
ठीक है। बिहार में इंडिगो की फार्मिंग शुरू होती है। अब आपको याद होगा चंपारण, पिछली छोटी क्लास में पढ़े होगे थोड़ा बहुत, नहीं पढ़े हो तो जानो। चंपारण में नील की खेती यहाँ पर होने लगी 1917 में। गांधी जी जब अफ्रीका से लौट करके आए थे तो ये चंपारण के जो फार्मर्स थे, इनकी जो है इंडिगो को लेकर के जो इनकी प्रॉब्लम थी, इन्हीं के लिए सबसे पहला सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने यहीं पे किया था। नहीं, सबसे पहला जो प्रयोग था उनका सत्याग्रह का वो यहीं से था। यहाँ पे सफल होने के बाद गांधी जी जो है अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली और फिर स्पीड उनकी अंग्रेज़ों को भगाने के बाद ही जा करके ख़त्म होती है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।